अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे मॉड्यूल 3 का यूनिट 6 नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंदर हमने काफी टॉपिक्स कवर करे, जैसे केवाईसी, फिर उसके बाद एएमएल इंटरनेशनल सिनेरियो में किस तरीके से आया, इंडियन सिनेरियो में किस तरीके से आया, एंड कस्टमर की डेफिनेशन क्या होती है, कस्टमर के अंदर क्या कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होती है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, केवाईसी नॉर्म्स क्या है। हम ये टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे थे, इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आज का टॉपिक है पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, कि जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या पीरियोडिकली बेसिस पे अपडेशन होती रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम बेसिस पे उन्हें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या अपडेशन की, जो तो लो रिस्क कस्टमर है उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट एवरी 10 ईयर्स में, जो मीडियम रिस्क कस्टमर है उनके डॉक्यूमेंट्स एवरी 8 ईयर्स में, जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं उनको एवरी 2 ईयर्स के अंदर उनके क्या करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमने अपडेट करने हैं। ओके, ठीक है। जो तो हमारे लो रिस्क कस्टमर्स हैं, अगर उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस स्टेटस के अंदर कोई चेंज नहीं आते, क्योंकि हम दो तरीके के प्रूफ लेते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ फॉर एड्रेस। अगर उनमें कोई चेंज नहीं आता है तो हमें कोई नए फ्रेश प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। उन केस के अंदर सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन वो दे सकता है कि हमारे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ स्टेटस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, तो हमें नए डॉक्यूमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। एंड इन केस कोई एड्रेस चेंज आता है तो क्या करना है, जो भी उनका नया एड्रेस है उन नए एड्रेस की कॉपी ले लो, उसको सेल्फ टेस्ट करा लो। लो रिस्क कस्टमर्स के केस में इतने केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करने पे चल जाएगा। ओके, तो जो टाइम लिमिट हमने बोली कि एवरी 10 ईयर्स, एवरी 8 ईयर्स, ये कहाँ से काउंट करने हैं। अगर तो देखो नया अकाउंट है तो जिस दिन अकाउंट ओपन हुआ वहां से टाइम पीरियड काउंट होगा। एंड अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो जिस दिन लास्ट वेरिफिकेशन की गई थी, लास्ट अपडेशन की गई थी, उस दिन से हम क्या करना है, टाइम लिमिट को काउंट करने वाले हैं। ओके, इन केस ऑफ माइनर कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर जिनकी एज 18 साल से नीचे है। जब वो मेजर हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो उनकी जो फोटोग्राफ्स है उनको हमने क्या करना है, अपडेट करना है, फ्रेश फोटोग्राफ्स लगानी है। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीजिंग एंड क्लोजर ऑफ अकाउंट। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आप अपने केवाईसी नॉर्म्स की नॉन कंप्लायंस करते हो तो क्या हो सकता है, आपकी पार्शियल फ्रीजिंग की जा सकती है। पार्शियल फ्रीजिंग का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको 3 मंथ्स का नोटिस दिया जाता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है, उसको अपडेट करा लो। अगर 3 महीने के अंदर आप नहीं कराते तो एक्स्ट्रा 3 महीने के लिए आपको एक रिमाइंडर दिया जाता है। तो टोटल आपको कितने मंथ्स अलाउ किए जाते हैं, 6 महीने अलाउ किए जाते हैं। 6 महीने अलाउ करने के बाद अगर भी उसके बाद भी आप अपनी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हो, कि केवाईसी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हो, तो आपके अकाउंट पे क्या लगा दी जाएगी, पार्शियल फ्रीजिंग लगा दी जाएगी। पार्शियल फ्रीजिंग इज बेसिकली क्या होती है, उसके अंदर आप क्रेडिट्स कर सकते हो, मतलब पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है, लेकिन उसमें से डेबिट्स यानी कि विड्रॉल्स क्या कर दी जाएंगे, डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना, अपने ओवीडीज को सबमिट कर देना। ओके, बट सपोज आपके 6 महीने भी हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आप अपना नॉन कंप्लायंस करते हो, तो आपके उस केस में आपके लिए क्या कर दी जाएगी, टोटल फ्रीजिंग कर दी जाएगी। टोटल फ्रीजिंग बेसिकली क्या, जैसे पार्शियल फ्रीजिंग में क्या था कि क्रेडिट्स अलाउड थे, पैसा डिपॉजिट करना अलाउड था, सिर्फ विड्रॉल अलाउड नहीं था। टोटल फ्रीजिंग के केस में ना पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है, ना विड्रॉ किया जा सकता है। ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर डिसअलाउड इन द केस ऑफ टोटल फ्रीजिंग। ओके, कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं टोटल फ्रीजिंग के बाद जहां बैंक को लगता है कि अकाउंट को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। तो बैंक्स के पास ऑप्शंस क्या है कि अगर आपको नोटिस, आपके अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि हम आपका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ड्यू टू दिस रीजन, एंड उसके बेसिस पे आपका अकाउंट क्या किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। कोई अकाउंट क्लोज करना है नहीं करना, वो उसकी जो डिसीजन है वो कौन लेगा, सीनियर लेवल का पर्सन लेगा। ठीक है। एंड इन केस जो अकाउंट है इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि बैंक को डाउट है कि जो बंदे ने अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करी है वो आइडेंटिटी फ्रॉडलेंट है, या वो आइडेंटिटी अपनी सही प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, एक रिपोर्ट हम आगे पढ़ेंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। बैंक को क्या करनी है, वो रिपोर्ट फाइल करनी है और FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या कर देनी, सबमिट कर देनी है कि हमारे अकॉर्डिंग ये बंदा क्या है, सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। उसके बाद जो भी आपने अकाउंट क्लोज करा, जिस रीजन से आपने अकाउंट क्लोज करा, उस रीजन को क्या करना है, आपने कस्टमर को बताना है, आपने कम्युनिकेट करना है कि आप इस रीजन के करके हम आपका अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई है जिसके अंदर सारे केवाईसी रिकॉर्ड सारे लोगों के इकट्ठे किए गए हैं, जिसको हमने कहा गया सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CKYCR।
ठीक है, तो बैंक की क्या जिम्मेवारी है, उनको उनके ऊपर ये बेसिकली मैंडेटरी करा गया कि जो भी आपने केवाईसी इन्फॉर्मेशन कस्टमर की लिया, आपने CKYCR को शेयर करनी है अंडर द PML रूल्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर ये क्या कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत इंडिविजुअल्स के लिए भी देनी है, लीगल एंटिटीज के लिए देनी है। लीगल एंटिटीज मतलब इंडिविजुअल्स एंड अदर देन इंडिविजुअल्स, सभी पर्संस जिनकी आपने केवाईसी करी है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के साथ शेयर करनी है। जो सेंट्रल रजिस्ट्री इंडिया में यूज होती है या जो CKYCR का रोल प्ले कर रही है, दैट इज सरसाई। सरसाई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट एंड सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे क्या है, सारे केवाईसी जितनी केवाईसी इंडिविजुअल्स की, नॉन इंडिविजुअल्स की हुई है, उनके रिकॉर्ड यहाँ डिपॉजिट है, ताकि इन केस किसी भी पर्सन का पता लगाना है, किसी भी पर्सन को ट्रेस करना है, उसको क्या किया जाए, इजिली ट्रेस कर दिया जाए। इंडिया के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन फेजेस के अंदर हुई थी, जैसे कि बेसल 3 फेजेस में आया था। फेजेस के अंदर ही केवाईसी डाटा को सरसई के अंदर अपलोड किया गया, ठीक है। उसके बाद जो ये तो होगी बात नए अकाउंट की, कि नए अकाउंट आएंगे आपको केवाईसी अकाउंट फॉलो करना है। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, एग्जिस्टिंग अकाउंट पे भी ये मैंडेटरी लगाई गई कि आपको एक तो जो नए केवाईसी नॉर्म्स आए उनके अकॉर्डिंग उनकी केवाईसी दोबारा से करनी है, उनका डाटा भी क्या करना है, सरसई के साथ शेयर करना है। ओके, उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें, इसके अंदर सबसे पहले आता है एट पार चेक फैसिलिटी। एट पार चेक फैसिलिटी बेसिकली क्या होता है, ये जनरली जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स को देते हैं। एट पार चेक फैसिलिटी मतलब कि आप चेक लाओगे, उस चेक को क्लियर कर दिया जाएगा एट पार, जितनी चेक की वैल्यू उतनी ही वैल्यू पे, विदाउट एनी चार्जेस आपको चेक कर क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। जब एट पार चेक फैसिलिटी दी जाती है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को, तो वहां क्या दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैंकिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। लाइक सपोज इसकी एग्जांपल बेसिकली क्या हो सकती है, कस्टमर है वो कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, ठीक है, बट कोऑपरेटिव बैंक की क्या है, ब्रांचेस बहुत कम है, तो वो क्या करता है, शेड्यूल बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आप चेक्स प्रेजेंट करूंगा तो आपके जो चेक है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे विदाउट एनी चार्जेस। तो सपोज एक कस्टमर है जो कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, तो हो सकता है वो कोऑपरेटिव बैंक में ना जाके किसी और बैंक में जाए एट पार चेक फैसिलिटी की अवेलमेंट के लिए, एंड उस केस में वो अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ले या कुछ भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करे, क्रिमिनल एक्टिविटीज करे, तो उसके लिए हमें क्या है, प्रॉपर एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि उस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाए, प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, एंड जो भी उसके साथ रिस्क है उसको रिव्यू करके उसको क्या कर दिया जाए, मिटिगेट कर दिया जाए, ठीक है। जो बैंक है जो एट पार चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करे कोऑपरेटिव बैंक्स को, उनकी क्या जिम्मेवारी है कि जिम्मेवारी उनके राइट्स हैं कि जो भी पर्सन की केवाईसी की गई है, AML किया गया है, उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो ये एट पार चेक फैसिलिटी है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए दी गई है, बट इनके ऊपर क्या है, लिमिटेड यूज ही परमिट किया गया है। लिमिटेड यूज मतलब कि कुछ ही जगहों पे यूज कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस में यूज कर सकते हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड, ऐसा कस्टमर जिसकी केवाईसी हो रखी है वो 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन्स के लिए इनको यूज कर सकता है। वो जो वॉक इन कस्टमर है बेसिकली जिसकी केवाईसी नहीं हो रखी है, वो 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन के लिए एट पार चेक का यूज कर सकता है, ठीक है। जब एट पार चेक फैसिलिटी का यूज किया जा रहा है, तो जो हमारे अर्बन बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको क्या चीज इंश्योर करानी है कि इनके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन हो, कि किस किस को एट पार चेक्स दिए गए, किसने अप्लाई किया था, उसका बेनिफिशियरी कौन था और किस दिन इशू किया गया था, ये आपको क्या करना है, उन सबके रिकॉर्ड्स अपने पास बना के रखने हैं। उसके बाद जो भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड शेड्यूल बैंक, दोनों के अंदर बैलेंस और ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। जो भी एट पार चेक इशू किए जाएंगे वो क्रॉस चेक होंगे एंड अकाउंट पे चेक की तरह ही इशू किए जाएंगे, जितनी मर्जी उसकी वैल्यू हो, वो हमेशा एज अ क्रॉस चेक, क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक की तरह ही इशू होगा। सो दिस वाज अ मिसलेनियस प्रोविजन अबाउट एट पार चेक फैसिलिटी। उसके अंदर आपने केवाईसी नॉर्म किस तरीके से फॉलो करने हैं। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड मनी म्यूल्स। मनी म्यूल्स इज बेसिकली क्या होता है, कुछ पर्सन क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कुछ पर्सन्स को एज अ म्यूल हायर करते हैं। म्यूल बेसिकली क्या कि ट्रांजेक्शन कोई और कर रहा है, उसका बेनिफिशियरी कोई और है। जैसे लाइक सपोज मुझे हायर कर लिया गया कि मैं अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करूंगा, क्रिमिनल ट्रांजेक्शन करूंगा। कई बार क्या होता है, मुझे ये चीज पता भी होती है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, मैं इलीगल काम कर रहा हूँ। कई बार होता है ये चीज पता ही नहीं होती। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज कि खुद ट्रांजेक्शन ना करके किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं उनके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए, उनके अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए। उसको कहा जाता है मनी म्यूल्स, कि जो क्रिमिनल्स है वो थर्ड पार्टीज को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए बैंक्स को क्या करना है, अपनी प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, एंड जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको क्या करना है, प्रॉपर मॉनिटर करना है, ताकि मनी म्यूल्स की एक्टिविटीज को रोका जा सके। ओके, उसके बाद देयर आर एंटिटीज वर्क इन इंडिया नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, की कुछ लोग इकट्ठे बन के एक एसोसिएशन बना लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से।
जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट खोले जाते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, तो उसके अंदर जो भी उसके प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स हैं, जो भी उनको ऑफिस बियर कर रहे हैं, जो भी उनकी वर्किंग को संभाल रहे हैं, उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, जो उनके मेंबर्स हैं उनकी केवाईसी जरूरत नहीं है, बट जो भी उनके ऑफिसर्स हैं उनकी केवाईसी होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड अगर आपने उनके सेविंग बैंक अकाउंट खोल दिए, जब वो लोन लेने आ रहा है तो अलग से वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंट खोलने के टाइम पे ही उनकी वेरिफिकेशन कर ली है। वॉक इन कस्टमर का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फास्ट में देख लेते हैं। वॉक इन कस्टमर वही कि अगर कोई पर्सन 50,000 या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी आइडेंटिटी हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, उसका एड्रेस वेरीफाई करना है। एंड इन केस अगर ऐसी कोई सस्पिशन उठती है कि बंदा क्या कर रहा है, इकट्ठी 50,000 की ट्रांजेक्शन ना करके मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहा था कि 50,000 की थ्रेशोल्ड के अंदर ना इंक्लूड हो, तो आपने उसकी भी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। एंड अगर आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है तो आपको STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी क्या कर देनी है, फाइल कर देनी है। ठीक है। इन केस ऑफ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जब भी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होंगे तो जो भी बंदा मनी ट्रांसफर कर रहा है, आपको उस बंदे की आइडेंटिटी और एड्रेस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद जो भी डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी तरीके से 50,000 के ऊपर की जो पेमेंट होगी वो अगेंस्ट चेक्स ही होगी, कैश के अंदर उसकी डीलिंग नहीं होगी। कि अगर इन मेथड्स के थ्रू लाइक मेल ट्रांसफर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया एक्सेट्रा, इनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जाती है तो जो इनकी पेमेंट होगी वो अगेंस्ट चेक होगी, मतलब अकाउंट के अंदर की जाएगी, बेसिकली कैश पेमेंट इसके अंदर नहीं दी जाएगी। ओके। वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक ड्राफ्ट्स वही कि 3 महीने के अंदर अगर आपने अपना चेक प्रेजेंट नहीं किया तो वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है UCIC का, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। हर बैंक को क्या करना है, अपने कस्टमर्स चाहे वो नए आ रहे हैं चाहे वो एग्जिस्टिंग, उनको UCIC प्रोवाइड करना है, कोड प्रोवाइड करना है। वो बेसिकली क्या करेगा, उनकी जितनी भी सर्विसेज है उनको इकट्ठा करके एक ही कोड के अंदर दे जाएगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि एक तो मल्टीपल आइडेंटिटीज नहीं हो पाएंगी, कि एक ही बंदा अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके अलग अकाउंट नहीं खोल पाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को एक कोड के अंदर लिंक कर दिया। उसके बाद उसकी सारी जो फैसिलिटीज है वो एक ही जगह पे देखेंगी, तो सभी की ट्रैकिंग करना बहुत हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ट्रैकिंग करना ईजी हो जाएगा तो हम सब चीजों को क्या कर पाएंगे, इजिली मॉनिटर कर पाएंगे। इसके साथ क्या होगा, अपने कस्टमर के सारी फैसिलिटीज को एक जगह रख दिया तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये कस्टमर अकेला हमें कितना रिस्क पोज कर रहा है, कि कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल कितनी है। So this was about some miscellaneous norms regarding miscellaneous provisions। ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा है, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC, टाइम टू टाइम पे अपडेट करनी है, वो किस किस फ्रीक्वेंसी पे करनी है। KYC लो रिस्क कस्टमर के केस में KYC अपडेशन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, टाइम लिमिट किस तरीके से काउंट की जाएगी। एंड अगर कोई माइनर चाइल्ड अडल्टहुड में आता है, मेजर बनता है, तो अब उसकी आपने क्या लेनी है, फ्रेश फोटोग्राफ्स लेनी है। अगर आप ये नॉर्म्स फॉलो नहीं करते तो आपके पार्शियल फ्रीजिंग लग सकती है। पार्शियल फ्रीजिंग के लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 महीने के अंदर आप अपने KYC नॉर्म्स पूरे नहीं करते तो आपके ऊपर टोटल फ्रीजिंग की प्रोविजन लग सकती है, आपका अकाउंट टोटली फ्रीज किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी बैंक को कुछ डाउट्स है तो बैंक आपके अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है। अगर उसको क्लोज करते वक्त उसको लगता है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुई है तो आपकी जो रिपोर्ट है अकाउंट होल्डर की, वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर FIU को भी ट्रांसफर करी जा सकती है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है बैंक ने KYC नॉर्म्स के अंदर, वो क्या करनी है, CKYC या सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्टर को वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है। उसके बाद हमने कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस देखी, जिसके अंदर सबसे पहले एट पर चेक फैसिलिटी जो शेड्यूल बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स को देते हैं, उसके अंदर हम KYC नॉर्म्स को किस तरीके से फॉलो करेंगे। मनी म्यूल्स की प्रोविजंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के केस में KYC किस तरीके से होगी, वॉक इन कस्टमर के केस में KYC किस तरीके से होगी, एंड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के केस में किस तरीके से होगी। फिर डिमांड ड्राफ्ट, अगर 50,000 से ऊपर की पेमेंट होती है तो वो हमने देखा कि सिर्फ अकाउंट के थ्रू की जाएगी या चेक के थ्रू की जाएगी, कैश में उनकी पेमेंट नहीं दी जाएगी। जो भी ये ड्राफ्ट्स एंड चेक्स होंगे इनकी वैलिडिटी होगी 3 महीने की, इनकी वैलिडिटी होगी। एंड बैंक को अपने सारे कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, UCIC यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए हम एक प्रोसेस का सहारा लेते हैं जिसको बोलते हैं EDD। एक हमने पढ़ा था CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। इसमें कस्टमर की हम सारी चीजों को देखते थे, जो भी OVDs आते थे उनके बेसिस पर उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते थे। उसका ही नेक्स्ट स्टेप है एनहांस ड्यू डिलिजेंस। एनहांस ड्यू डिलिजेंस इज बेसिकली CDD का अगला स्टेप। इसके अंदर क्या करते हैं, KYC प्रोसीजर तो फॉलो ही करते हैं, बट KYC प्रोसीजर के साथ साथ हम रिगोरस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत अंदर घुस के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि जो कस्टमर की आइडेंटिटी उसको वेरीफाई किया जा सके, कस्टमर के बिजनेस को, कस्टमर की काउंट एक्टिविटी को अच्छे से समझा जा सके, कोई इन्फॉर्मेशन हमें
एडवर्स मिलती है कि जो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि वो रिस्क पोज करने वाली है, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके। एंड इन सब चीजों से करने से क्या होगा, हम मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटीज को भी क्या कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे और उनको क्या कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे। ये तो हो गया मेन फीचर। इसके साथ साथ ईडीडी क्या करता है, कोई भी इरेगुलरिटीज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ईडीडी इरेगुलरिटीज प्रिवेंट करने में काफी हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने बेसिकली क्या करना है, कस्टमर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा हो, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। एंड उनकी बेसिस पे उनसे केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करवाओ, उनके बेसिस पे उनसे डॉक्यूमेंट लो। ठीक है, जो भी हमने कैटेगराइजेशन की है हाई रिस्क, मीडियम, लो रिस्क में, आपने हर 6 महीने के अंदर उसका रिव्यू करना है कि अगर कोई पर्सन लो रिस्क से मीडियम रिस्क में जा रहा है, हाई रिस्क में जा रहा है, उसको आपने वहां क्लासीफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग उससे केवाईसी नॉर्म्स आपने क्या करवाने हैं, पूरे करवाने हैं। ठीक है, जो हमने अभी ईडीडी की प्रोसेस पढ़ी, एडवांस ड्यू डिलिजेंस, वो किस केस में की जाती है, हाई और मीडियम रिस्क कस्टमर्स के केस में की जाती है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क हमें पोज करते हैं। सो दिस वाज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट की केवाईसी नॉर्म्स की हेल्प से हम रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है मॉनिटरिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन एंड एएमएल, कि कस्टमर जो भी ट्रांजैक्शन करना उसको मॉनिटर करना एंड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, कंसीलिंग इलिसिट सोर्सेज ऑफ मनी थ्रू अ प्रोसेस, कि जो भी इलीगल सोर्सेज है, उन इलीगल सोर्सेज से आने वाली मनी है उसको छुपाना थ्रू अ प्रोसेस। जो भी मेथड्स यूज किए जा सकते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और सोफिस्टिकेटेड भी हो सकते हैं, कि कुछ सिंपल मेथड के थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड्स के थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या है, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लाई गई हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो एक ये आता है कि आपको, अगर आपकी कोई आपको ऐसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई होती है तो आपको क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट आप किसको करते हो, हर कंट्री की एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है FIU इंडिया। तो आपने उसको क्या करना है, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है तो आपने उसको क्या कर देनी है, रिपोर्ट कर देनी है। उसके साथ आपको कुछ कंप्लायंस मेजर्स फॉलो करने हैं। कंप्लायंस मेजर्स में क्या आता है कि जो भी कस्टमर है उसको आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, उसकी जो वो ट्रांजैक्शंस हो रही है उनको अच्छे से मॉनिटर करना, एंड जो हमारा स्टाफ है उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स के थ्रू ट्रेन करना, ताकि वो ऐसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाएंगे। अगर वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो बैंक एम्प्लॉयज को ट्रेन करना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर इसको समराइज करें तो बैंक को क्या इंश्योर कराना है कि जो उनका, सबसे पहले तो जो उनका स्टाफ है उसको KYC AML रूल 2005 के बारे में पता हो, क्योंकि जब उन्हें रूल्स के बारे में पता हो, रूल्स के बारे में जब तक पता नहीं होगा वो उसकी कंप्लायंस किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें उनके रूल्स के बारे में बताओ। सेकंड, जो स्टाफ है वो जिस कस्टमर की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा है उसको उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पता हो। लाइक सपोज एक पर्सन है, उसका अकाउंट 10 करोड़ का है। ठीक है, नॉर्मली उसके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 10 लाख की होगी, 10-15, मतलब 10 to 30 लाख के बीच में क्या करती है, रेंज करती है। ठीक है, बट सडनली उसके अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन होती है जो डायरेक्ट 5 करोड़ की होती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ये 5 करोड़ वाली ट्रांजैक्शन है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के हुई। ठीक है, जो अगर एक बैंक का स्टाफ है उसको यही चीज नहीं पता कि इसके एक कस्टमर की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सिर्फ 10 से 30 लाख की ट्रांजैक्शन होती है, तो वो 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन को आउटसाइड द रेगुलर पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज वाली ट्रांजैक्शन में कैटेगराइज ही नहीं कर पाएगा। तो उसको जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बारे में पता, जो भी कस्टमर की मॉनिटरिंग कर रहा है उसके बारे में पता हो कि इसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल एक्टिविटीज कितनी है। ठीक है, जो भी अकाउंट न्यूली ओपन किए गए हैं उनको उनकी एक्टिविटीज पहले 6 महीने तक आपने बहुत ध्यान से देखनी है, पहले 6 महीने तक बहुत अच्छे से मॉनिटर करनी है। ओके, उसके बाद जो भी, अगर कोई कस्टमर है वो नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर ट्रांजैक्शन कम करता है, बट उसकी एकदम से कैश के अंदर ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लग जाती है, तो उसके ऊपर आपने क्या देनी है, स्पेशल अटेंशन देनी है। ठीक है, उसके बाद जो बेसिकली कैश होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। काफी चीजों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैश के अंदर डीलिंग काफी ज्यादा की जाती है। तो बेसिकली क्या है, कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए उस पर कुछ कैपिंग की गई है कि आप बेसिकली एक दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश के अंदर नहीं कर सकते। बट अगर आप एक बुलियन डीलर्स है तो आपकी जो लिमिट है वो 50 लाख है। मतलब आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक नॉर्मल बिजनेसमैन अगर देखे तो एक दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद जो बैंक्स हैं, जो उनके जो ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी टर्नओवर बहुत ज्यादा, मतलब जिनमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, उनके अंदर बेसिकली क्या करना है, बैंक्स को ज्यादा ध्यान देना, उनके केस के अंदर विजिलेंट लेना है। एंड अगर बैंक को सपोज पता लगता है कि इसने इनकम तो अपनी कम दिखाई है बट ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, बैलेंस बहुत कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो अपनी इनकम जब अपनी रिटर्न्स में दिखाता है या इनकम टैक्स रिटर्न में शो करता है या बैंक को बताता है, तो अपनी वो इनकम बताता है सिर्फ 10 लाख रुपए, बट उसके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ बैलेंस खड़ा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में आपको क्या करना है, अच्छे से विजिलेंसी रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करनी है। ओके, उसके बाद आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, विड्रॉल हो या डिपॉजिट, जो 10 लाख से ज्यादा है, उसका आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसकी रिपोर्टिंग भी की जाती है, वो आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आपको लगती है सस्पिशियस है तो आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल करनी है।
बट आपको ये रिपोर्ट फाइल करते हुए चीज ध्यान में रखनी है कि ये रिपोर्ट इस तरीके से ना हो कि कस्टमर की हरासमेंट हो। एक्चुअल जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है सिर्फ वही आपको क्या करनी है, आगे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी अकाउंट्स है जो कि हाई रिस्क या मीडियम रिस्क की तरह क्लासिफाई किए गए हैं, उनके अंदर जो लेवल ऑफ मॉनिटरिंग है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि जो कैश ट्रांजेक्शन है तो 10 लाख से ज्यादा आपने वो भी रिपोर्ट करनी है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करनी है। तो इन दोनों के लिए आपने अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करने, इकट्ठे ही उनको नहीं बनाना है, अलग अलग उनके रिकॉर्ड्स आपने क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। सो दिस वाज की बैंक ने अपने पास क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है। सबसे पहले स्टाफ को बताओ कि क्यों क्या क्या केवाईसी नॉर्म्स है, क्या क्या केवाईसी रूल्स आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद जो भी अकाउंट मॉनिटर हो रहा है उसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इरेगुलर कोई एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में पता लगाया जा सके। कोई अकाउंट नया ओपन होता है उसकी 6 महीने तक अच्छी तरीके से चेकिंग करनी चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन अगर लार्ज है तो आपने देखनी है, उसके ऊपर कैपिंग की गई है कि एक दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती। अगर पर्सन ने इनकम अलग दिखाई है और उसके अकाउंट में बैलेंस अलग है, ट्रांजेक्शन अलग है, तो उसके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है। हाई रिस्क कस्टमर्स के केस में क्या है, ज्यादा लेवल ऑफ मॉनिटरिंग की जाती है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज्यादा, उसके आपने क्या करनी है, सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की भी आपने क्या करनी है, सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, जब आप किसी भी कस्टमर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क के बारे में मेजर कर रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क कितना है, तो आपको इन 5 चीजों के बारे में ध्यान से देखना है। 5 चीजें कौन सी कि जो भी कस्टमर है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, लेवल ऑफ कस्टमर क्या है, एंड उसके क्लाइंट्स का लेवल क्या है, और सॉरी लोकेशन क्या है, मोड ऑफ पेमेंट्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर क्या है, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये 5 पॉइंट हमने तब भी पढ़े थे जब हम कस्टमर्स को हाई रिस्क, लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क के अंदर क्लासिफाई कर रहे थे। सेम चीजें हमने मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क के टाइम पे भी देखनी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क के अंदर इनको क्लासिफाई कर रहे थे। ठीक है, जब आप कस्टमर की केवाईसी कर रहे हो, जब आप कस्टमर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपने ये भी चेक करना है कि जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे जो उसकी आइडेंटिटी है वो कोई भी बैंड इंडिविजुअल्स की लिस्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए। लाइक हमने कल भी कहा था कि आरबीआई क्या करती है, सैंक्शन लिस्ट इशू करती है। तो आरबीआई के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, यूनाइटेड नेशंस होगी, वो क्या करते हैं, बैंड इंडिविजुअल्स की लिस्ट इशू करते हैं। बैंड इंडिविजुअल्स की इन लोगों के साथ आपने ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। तो बैंक को ये इंश्योर कराना है कि जो उनका कस्टमर है वो इस लिस्ट के अंदर फॉल ना करता हो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कि आपने जो ट्रांजेक्शन है उसको किस तरीके से मॉनिटर करना है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से यूज करनी है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज अदर गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू न्यू अकाउंट्स। जब आप नए अकाउंट्स खोल रहे हो तो आपने क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसके अंदर सबसे पहले अगर कोई पर्सन है जिसकी टर्नओवर या सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसके लिए आपने प्रूफ ऑफ टर्नओवर लेना है। आप उसकी लाइक बैलेंस शीट ले सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, कोई भी प्रूफ आप ले सकते हो उस केस में जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा जो भी पर्सन की इनकम है वो पर्सन कहाँ से आ रही है, इनकम कहाँ से आ रही है, इंप्लॉयमेंट कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या भी रीजन है, कहाँ से वो इनकम कमा रहा है, आपको वो भी लेना है। ओके, इन केस ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स है जो उसने अलग दूसरे ब्रांच को दिए होंगे, आपने वो क्या करना है, ऑब्टेन करना है, ताकि आप अपने केवाईसी नॉर्म्स को पूरा कर सको। ठीक है, जो भी पर्सन अकाउंट खुलवाना है उसका नेम एंड एड्रेस जो भी उसने प्रूफ दिया उसका टैली करना चाहिए। इनकेस टैली नहीं कर रहा है तो आपने क्या लेना है, उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने हैं। ओके, जो भी कस्टमर है जो हाई रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए जो भी पर्सन इंचार्ज है उसकी परमिशन के बिना वो अकाउंट नहीं खोला जाना चाहिए। हाई रिस्क अकाउंट शुड बी ओपन ओनली विद द परमिशन ऑफ अ सीनियर ऑफिशियल या जो भी पर्सन इंचार्ज है। ओके, एंड जब हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फोटोकॉपीज लेते हैं। फोटोकॉपीज ऑफ लाइक किसी भी प्रूफ के फोटोकॉपीज हम लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो ले नहीं सकते। तो उस केस में जब आप फोटोकॉपीज ले रहे हो तो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिशियल है वो ये देखे कि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देखे हो। लाइक आप भी जब बैंक में जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, उनसे क्या डिमांड करते हैं कि आप फोटोकॉपी तो दो और उसके साथ ओरिजिनल भी लेके आओ, कि हम ये इंश्योर कर सके कि आपके पास ओरिजिनल भी है। ओके, जब तक आपकी ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक आप चेक इशू नहीं कर सकते और विड्रॉल्स को परमिट नहीं कर सकते। जब आपकी ड्यू डिलिजेंस हो जाती है उसके बाद आप ये चीजें क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। ठीक है, एंड इन केस हम चेक क्या करें, किसी थर्ड पार्टी को इशू कर रहे हैं तो हमने जो भी अकाउंट होल्डर से एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि हाँ कि हम इस थर्ड पार्टी को इशू कर रहे हैं, चेक आर यू ओके विद दैट और नॉट। ठीक है, इन केस अकाउंट होल्डर है वो क्या कहता है, जब अपना अकाउंट फॉर्म भर रहा था, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, उसके अंदर उसने बोल दिया कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं बनानी है। तो ये चेक करना है कि जो उसने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि कोई नॉमिनी नहीं बनाना चाहता।
सो दिस वाज गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू न्यू अकाउंट। सबसे पहले क्या था, टर्नओवर के प्रूफ लेने, उसकी इनकम कहाँ से आ रही है उस चीज का प्रूफ लेना है। नॉन फेस टू फेस कस्टमर के केस के अंदर जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स किसी दूसरे ब्रांच को दिए होंगे आपने वो लेने हैं, ठीक है। जो भी बंदा प्रूफ दे रहा है उसका प्रूफ और उसकी डिटेल्स मैच करनी चाहिए, मैच नहीं करेंगे तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। हाई रिस्क अकाउंट सिर्फ इंचार्ज की परमिशन के बिना ही इंचार्ज की परमिशन के साथ ही खुलेंगे। अगर आप फोटोकॉपीज ले रहे हो प्रूफ्स की तो आपको ओरिजिनल भी चेक करने हैं। ड्यू डिलिजेंस के बिना आप चेकबुक से विड्रॉल परमिट नहीं कर सकते। इन केस चेकबुक इशू टू द थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर शुड बी ऑब्टेन्ड। एंड इन केस अकाउंट होल्डर है वो नॉमिनेशन नहीं बनाना चाहता तो वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। So this was regarding the new accounts। अब देखना गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू द एग्जिस्टिंग अकाउंट। एग्जिस्टिंग अकाउंट के केस में बैंक्स को क्या इंश्योर करना है कि जो तो ओल्ड ओपनिंग फॉर्म्स थे, ओल्ड ओपनिंग फॉर्म्स की जगह अब उन्होंने क्या लेना है, रिवाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स लेने हैं न्यू फॉर्मेट के अंदर। ये लेने किसमें, सिर्फ एलिजिबल अकाउंट्स के केसेस में। एलिजिबल अकाउंट के केसेस मतलब ऐसे अकाउंट जिनके अंदर डेबिट या क्रेडिट समेशन 10 लाख से ज्यादा है, मतलब या तो डिपॉजिट्स या विड्रॉल जिसके 10 लाख से ज्यादा हो गए, उनके पुराने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की जगह आपने कौन से लेने, रिवाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स लेने हैं। उसके बाद जो भी उनके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स है उनके केस में अगर कोई केवाईसी कंप्लायंस के अंदर डेफिशिएंसी है, लाइक फोटोग्राफ्स नहीं आई है, इंट्रोडक्शन नहीं आई है, ठीक है, सिग्नेचर्स नहीं वेरीफाई हो रहे हैं, सिग्नेचर धुंधले हो चुके हैं, फोटोकॉपीज है वो आपको जेन्युइन नहीं लग रही, कुछ भी डेफिशिएंसी है तो आपको क्या करनी है, पूरी करनी है, वो आपको रेक्टिफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है एग्जिस्टिंग अकाउंट केस में कि अगर कोई अकाउंट डोरमेंट था, हमने उसको डोरमेंट अकाउंट क्लासिफाई किया था, तो डोरमेंट को जब हम एक्टिव कर रहे हैं तो क्या एक्टिव करने के टाइम पे हमने केवाईसी कंप्लायंस करा है, केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने पूरे लिए हैं क्या, नहीं लिए। उसके बाद केस आता है नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट इज बेसिकली कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनके अंदर लिमिटेड फैसिलिटीज दी जाती है, सारी फैसिलिटीज बैंक की नहीं दी जाती। नो फ्रिल अकाउंट के केस में भी हमने क्या करना है, केवाईसी कंप्लायंस करवाने हैं, ठीक है। नॉन फ्रिल अकाउंट होल्डर के केस में क्या होता है, कुछ लिमिट दी जाती है कि आप इस लिमिट से अगर ऊपर की ट्रांजेक्शंस करते हो या भी ऊपर से बैलेंस रखते हो तो आपका नो फ्रिल अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका अगर अकाउंट नो फ्रिल अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है तो नॉर्मल अकाउंट के लिए जो भी केवाईसी कंप्लायंस है वो आपने क्या करना है, इंश्योर करवाने हैं। उसके बाद आपने ये भी चेक करना है जो कस्टमर्स हैं जो रेगुलर कस्टमर ना हो बट आपके पास एसडीवी हो, एसडीवी मतलब सेफ डिपॉजिट वॉल्ट हो जिसको लॉकर बोलते हैं, अगर लॉकर हो तो उसके केस में भी आपने केवाईसी कंप्लायंस करवानी है। अगर किसी पर्सन ऐप से डीमैट अकाउंट डिमेटलाइज्ड अकाउंट फॉर द शेयर्स खोल रखा है तो उसके केस में भी आपने क्या करनी है, केवाईसी कंप्लायंस करवानी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर एग्जिस्टिंग अकाउंट। क्या क्या चीजें हैं कि अगर कोई पर्सन जिसकी क्रेडिट डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख से ज्यादा है उस केस में आपने क्या लेना है, रिवाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना है। कोई डेफिशिएंसी है अपने उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अगर आप डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हो उससे पहले केवाईसी कंप्लायंस करवाना है। नो फ्रिल अकाउंट अगर नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो रहा है उससे पहले केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करो। सेफ डिपॉजिट वॉल्स है उस केस में केवाईसी कंप्लायंस करो। डीमैट अकाउंट है उस केस में भी क्या करना है, आपने केवाईसी कंप्लायंस करवाने हैं। नेक्स्ट जो हमारे गाइडलाइंस आती है दैट आर रिगार्डिंग टू द वायर ट्रांसफर्स, ठीक है। वायर ट्रांसफर इज बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह से पैसा भेजना। वायर ट्रांसफर सबको ही क्लियर होगा कि वायर ट्रांसफर क्या होता है। वायर ट्रांसफर के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, और डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। वायर ट्रांसफर इज बेसिकली क्यों यूज किए जा सकते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। एक जगह से पैसा दूसरी जगह भेजना बहुत आसान होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ करेंसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर बेसिकली इंटरनेशनली जब एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जाता है। जब इंटरनेशनली वायर ट्रांसफर किया जाता है तो जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसका नेम, एड्रेस एंड इन केस उसका अकाउंट नंबर है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर के केस में अगर कोई ट्रांजेक्शन जो 50,000 से ऊपर की जाती है उसके अंदर जो भी ओरिजिनेटर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें ये इंश्योर कराना है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए। इन केस कोई पर्सन बेसिकली क्या कर रहा है, 50,000 की थ्रेशोल्ड को अवॉइड करने के लिए अपनी ट्रांजेक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में स्ट्रक्चर कर रहा है। उसके अंदर क्या है कि बैंक को इंटरवेन करना है और फिर उससे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है चाहे 50,000 की थ्रेशोल्ड पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इन केस हमें लगता है कि ये पर्सन क्या है कि सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है या वो बंदा नॉन कोऑपरेशन करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी क्या कर सकते हैं, उसके जो ट्रांजेक्शन है उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर FIU इंडिया को क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर दो हिस्सों में डिवाइड, डोमेस्टिक क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर के केस में आपको लेना ही लेना है, डोमेस्टिक के केस में आपको तब लेना है जब 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी। उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे FIU इंडिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो इंडिया की है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स फाइल करनी है। टोटल 5 टाइप्स की रिपोर्ट आती हैं। सबसे पहली रिपोर्ट इज कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कैश के अंदर की जाने वाली ट्रांजेक्शन्स की आपको रिपोर्ट फाइल करनी है। ये फाइल कब तक करनी होती है, हर महीने, जैसे लाइक अप्रैल है तो अप्रैल की रिपोर्ट कब जाएगी, 15
मई को, बेसिकली 15 ऑफ द 16th मंथ, कि जो भी मंथ खत्म हुआ उसके अगले महीने की 15 तारीख तक जाएगी। सिमिलरली मई की रिपोर्ट कब तक जाएगी? 15 जून तक। ओके, और ये बेसिकली क्या है, ये मंथली बेसिस पे जाती है, हर महीने आपको क्या करनी है, रिपोर्ट फाइल करनी है। 15 तक जाएगी और मंथली बेसिस पे आपको क्या करनी है, फाइल करनी है। इसके अंदर आपको ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर फोर्स्ड या काउंटरफिट करेंसी यूज की गई हो, मतलब नकली करेंसी बेसिकली यूज की गई हो, आपको उसकी क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर उस चीज की आपको रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन की गई है जहां वैल्यूएबल सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड किया गया है, उसकी भी रिपोर्ट आपको इसके अंदर करनी है। तो आपको करेंसी की रिपोर्ट देनी है वो आपको क्या करनी है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया गया है उसके अंदर ही आपको रिपोर्टिंग करनी है। बट जो आपकी जो है फ्रोजेबल सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स की है वो आप प्लेन टेक्स्ट के अंदर भी दे सकते हो। ओके, उसके अलावा ऐसी ट्रांजैक्शन जो 10 लाख से ज्यादा की हुई है, चाहे इकट्ठी ट्रांजैक्शन करी हो, चाहे मिलू के 10 लाख से करी हो एक महीने के अंदर, उसके भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। अलग से उसकी रिपोर्टिंग आपको सीटीआर के अंदर देनी है। ठीक है, सीटीआर के अंदर जो ट्रांजेक्शन देनी है वो सिर्फ कस्टमर वाली ट्रांजेक्शन की आपको डिटेल देनी है। जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन हो रही है उसके अंदर आपको उसकी डिटेल आपको नहीं देनी है। लाइक एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को कैश सेंड कर रही है तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन है, वो 10 लाख से ज्यादा की हो सकते हैं, उसको रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपने। जो ट्रांजेक्शन कस्टमर्स के रिगार्डिंग हुई है सिर्फ आपको वो ट्रांजेक्शन ही रिपोर्ट करनी है। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई उसकी आपको क्या करनी है, एक समरी रेडी करनी है। समरी रेडी करके आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफिसर को देनी है। प्रिंसिपल ऑफिसर ने क्या करना है, समरी रिपोर्ट को इकट्ठा करना है हर महीने एंड उसको साइन करना है। साइन करके क्या करना है, एफआईयू इंडिया को सबमिट कर देना है। अब जनरली क्या है कि जो बैंक है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। इन केस अगर एक बैंक है जो सीबीएस के अंदर वर्क कर रहा है, वो जनरली क्या करते हैं, वो हर ब्रांच की अलग रिपोर्ट अलग अलग ना बना के सेंटर लेवल पे इकट्ठी ही एक रिपोर्ट बनाते हैं। बनती ब्रांच वाइज है बट बनती सीधा सेंटर लेवल पे। तो अगर सेंटर लेवल पे ऐसी रिपोर्ट बन रही है तो वो क्या है कि वो भी एफआईयू इंडिया को सबमिट करी जा सकती है, बस उसके अंदर आपको 2 कंडीशंस फॉलो करनी है। 2 कंडीशन क्या क्या, सबसे पहले कि जो तो ब्रांच के बिहाफ पे सेंटर लेवल बैंक ने रिपोर्ट सबमिट करी है वो बैंक के पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि इनके ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर्स कोई भी मांगते हैं तो उनको वो रिपोर्ट दिखाई जा सके। तो सबसे पहले क्या है कि सीटीआर रिपोर्ट ब्रांच के पास होनी चाहिए। सेकंड, जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन टू बी प्रिजर्व्ड एंड मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, वो आपको क्या करना है, सारे फॉलो। अगर ये दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल बैंक लेवल पे रिपोर्ट्स ना बना के सेंटर लेवल पे बना के ऑन ब्रांच लेवल तो क्या कर सकते हो, उसको सबमिट करवा सकते हो। इन केस कोई ऐसे ब्रांचेस है जो सीबीएस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो उनकी जो रिपोर्टिंग है वो सीटीआर की मंथली बेसिस पे ही की जाएगी। मंथली बेसिस पे साइन करके आपने क्या करनी है, एफआईयू को सबमिट करवा देनी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द सीटीआर। सीटीआर में बेसिकली क्या, हर महीने की 15 दिन तक डिपॉजिट कराना है मंथली बेसिस के ऊपर। किस किस चीजों की रिपोर्ट देनी है, कोई अगर कोई नकली करेंसी का यूज किया गया, नकली डॉक्यूमेंट्स का यूज किया गया, कोई ट्रांजेक्शन जो 10 लाख से ज्यादा की थी इकट्ठी या अलग अलग पार्ट्स में की गई हो, 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन की गई हो इन अ मंथ, आपको वो भी क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। आपको जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करनी है विद रिगार्ड्स टू कस्टमर होनी चाहिए, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट बनेगी कैसे, रिपोर्ट आप जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसकी समरी बनाओ, समरी बना के उसको साइन करो, साइन करेगा कौन, प्रिंसिपल ऑफिसर, और क्या करेगा, एफआईयू इंडिया को सबमिट कर देगा। अगर कोई बैंक है जो सीबीएस के अंदर वर्क कर रहा है तो वो इंडिविजुअल ब्रांच लेवल पे ना बना के इकट्ठी सेंटर लेवल पे रिपोर्ट्स बना सकता है फॉर ईच ब्रांच एंड उसको क्या कर सकता है, एफआईयू को सबमिट कर सकता है। वो सबमिशन ली जा सकती है। उसकी 2 कंडीशन आपने फॉलो करनी है। एक तो जो भी आपकी गाइडलाइंस है विद रिगार्डिंग टू रिकॉर्ड्स आपको वो फॉलो करनी है। सेकंड, जो भी सीटीआर सबमिट की गई है ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, वो क्या है, कंसर्न ब्रांच के पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि इनकेस कोई ऑडिटर मांगे तो उसको क्या करी जा सके, प्रेजेंट करी जा सके। ओके, नेक्स्ट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाम इसका बेसिकली काफी बार आ चुका है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन जिसको हम सस्पिशियस कंसीडर करते हैं उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो कौन सी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, कौन सी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नहीं है, वो पता कैसे लगेगा। पीएमएलए जो रूल्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो रूल्स हैं, उसके अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन टाइम टू टाइम पे अपडेट होती रहती है। उसके बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस गिनी जाएंगी उसकी क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि कस्टमर एक ट्रांजैक्शन करने आया तो हमने क्या करा, उससे एडिशनल डिटेल्स मांगी। एडिशनल डिटेल्स मांगने में क्या किया, कस्टमर कह रहा है मैं ट्रांजैक्शन ही नहीं करा रहा हूं, इतनी डिटेल्स ही नहीं रहता। तो हो सकता है वो बंदा एक्चुअली क्या कर रहा हो, सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, वो बंदा फ्रॉड करना चाहता हो। इसलिए वो बंदा क्या है, जब इन्फॉर्मेशन उससे मांगेगी वो इन्फॉर्मेशन देने से पीछे हट रहा है, इन्फॉर्मेशन देने से झिझक रहा है। तो उस केस में क्या हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, सस्पिशियस हो सकते हैं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को आपने क्या करना है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर दिखाना है। चाहे वो ट्रांजेक्शन कस्टमर ने
छोड़ दियो, कंप्लीट ना करियो, इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना भी हो, अगर इन्फॉर्मेशन मांगने के ऊपर कस्टमर है जो वो ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देता है तो आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। ठीक है, जब भी वो बैंक STR बना रहे हैं तो जो भी क्राइम्स की प्रोसीड्स हैं उसकी आपने क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। अगर उसकी कोई थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड आपने इग्नोर करनी है। जितनी भी कुछ अगर किसी भी अमाउंट की फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुई है, क्रिमिनल ट्रांजेक्शन हुई है, तो आपको क्या करनी है, STR के अंदर वो दिखानी है, STR के अंदर रिपोर्ट करनी है। जैसे जो हमारी CTR थी वो हर महीने के 15 दिन के अंदर अंदर दी जाती थी। STR की क्या कंडीशन है, सपोज आपको ट्रांजेक्शन मिली जो आपको लगा सस्पिशियस है, तो जब आपने कंक्लूजन निकाला कि हाँ ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की कंक्लूजन के 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, उस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी। वो ट्रांजेक्शन कैश हो नॉन कैश हो डजंट मैटर, आपको क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना ही करना है। उसके बाद जब आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये भी बताना है, प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उसकी जिम्मेवारी, उसको ये भी बताना है कि मुझे क्यों लगता है कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, कि वो बेसिकली इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचा कि ट्रांजेक्शन को एज ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जब एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सस्पिशियस आपने कंक्लूड कर ही लिया तो उसको रिपोर्ट करने में देरी नहीं होनी चाहिए। नो अनड्यू डिले शुड बी परमिटेड। ओके, जो भी रिपोर्ट आई उसको आपने क्या करना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कर देना है। ठीक है, टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन इन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा स्टाफ है वो KYC एंड AML जो रूल्स हैं उनके रिगार्डिंग अवेयर हो, क्योंकि अगर वो अवेयर ही नहीं है तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को बेसिकली वो पता ही नहीं कर पाएगा। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को पता करने के लिए कुछ अलर्ट्स हैं, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन होते तो वो हो सकता है कि एक्टिविटी क्या हो, सस्पिशियस हो। ठीक है, इसके अंदर एक ये चीज ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विद रिगार्ड्स टू सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कि सपोज इन केस कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर दी जाती है, उसकी वैल्यू उसके अंदर बताई जाती है कि ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हो सकती है, उस केस के अंदर बैंक को कोई भी रिस्ट्रिक्शन उस अकाउंट के ऊपर नहीं लगानी है। रीजन बीइंग, अगर हम उस अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो हो सकता है कि अगर वो एक्चुअली सपोज फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है, वो क्रिमिनल ट्रांजैक्शन है, अगर हमने उस पर सैंक्शंस लगा दिए तो जो भी बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ, प्रीव्यू में आ चुका हूँ, मैं फंस चुका हूँ। तो वो क्या कर सकता है, पहले बिफोर एंड तैयारी करके रख सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, कोई भी टिपिंग ऑफ इसके अंदर अलाउ नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये चीजें होती है तो बेसिकली जो स्पेशल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भेजने का जो पर्पस है वही क्या हो जाने वाला है, डिफीट हो जाने वाला है। दिस वाज रिगार्डिंग और सेकंड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो कितने दिन के अंदर देनी है, जब ट्रांजैक्शन आपकी सेटिस्फाई हो जाए कि ये सस्पिशियस है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये सब रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। उसके बाद अगली रिपोर्ट आती है NTR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। कोई भी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको 10 या 10 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट आती है तो आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट कब करनी है, 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कि जिस मंथ के अंदर आती है, जिस मंथ के अंदर 10 लाख या उससे ज्यादा की रिसिप्ट आई है, उस मंथ खत्म होने के अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है। सेकंड इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर होता है जिसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर है, उसको भी आपने क्या करना है, अगली 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट्स। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट्स इज बेसिकली नाउ इंक्लूडेड इन CTR। ठीक है, इसके अंदर वही कि जो भी नोट्स काउंटरफिटली यूज किए गए हैं, नकली नोट्स यूज किए गए हैं, उसको भी आपने क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। सो दिस वाज द रिपोर्ट दैट आर नीडेड टू बी सेंट टू FIU इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो गाइडलाइंस आती हैं, दीज आर विद रिगार्ड्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड में सबसे पहले आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन। बैंक्स को क्या इंश्योर करना है कि जो भी उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन करे, उसको प्रिवेंट करके रखे, एंड वो डाटा इस तरीके से स्टोर होना चाहिए ताकि उसको जब हमने रिवाइव करना है, मतलब जब भी उसको यूज करना है तो उसको ईजिली और क्विकली हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। सेकंड, जब आपने उसको डाटा को स्टोर करके रखना है तो आपको बहुत हार्ड कॉपी और सॉफ्ट फॉर्मेट दोनों के अंदर सेव करके रखना है। ठीक है, ये तो आता है कि आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड रिटेंशन रिक्वायरमेंट की, मतलब आपको रिकॉर्ड कहाँ कब तक रखने हैं। तो जो PML रूल्स हैं, PML अमेंडमेंट एक्ट 2012, वो क्या कहता है कि आपको जो रिकॉर्ड्स है वो एटलीस्ट 5 साल तक बचा के अपने पास रखने हैं। ठीक है, रिकॉर्ड इस तरीके से होना चाहिए कि अगर किसी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को रिकंस्ट्रक्शन करना हो, मतलब उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करके इकट्ठा करना हो, तो उसको इजीली ट्रैक करा जा सके। ठीक है, जो भी कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं जो उनकी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, विद रिगार्ड्स टू देयर आइडेंटिटी, विद रिगार्ड्स टू देयर एड्रेस, वो भी आपको क्या रखने हैं, 5 साल तक अपने पास मेंटेन करके रखने हैं। 5 साल कब से, जब तक वो बैंक का कस्टमर था, जिस दिन उसका जब वो बैंक का कस्टमर खत्म हो गया, रिलेशनशिप एंड हो गया, उसके 5 साल के अंदर आप
5 साल तक आपको क्या रखने हैं, अपने पास रिपोर्ट रखने हैं। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स थी या लास्ट ट्रांजेक्शन थी, अगर वो आपने एग्जामिन करी, उनका रिकॉर्ड बनाया है, वो भी आपको क्या करना है, अपने अगले 5 साल तक अपने पास मेंटेन करके रखना है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर जिसके ऊपर पीएमएल एक्ट के अंदर एक्शन लिया गया था, उसके भी जो रिकॉर्ड्स आपको क्या रखने हैं, 5 साल तक मेंटेन करके अपने पास से रखने हैं। एंड जो भी हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, 5 रिपोर्ट्स पढ़ी जो एफआईयू इंडिया को सबमिट की जाती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट की गई एंड जो रिपोर्ट्स थी वो भी अपने पास क्या रखनी है, आपको प्रिजर्व करके रखनी है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर क्या, सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने और प्रिजर्व करके रखने हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्मेट में करने हैं, और इस फॉर्मेट में करना है कि उसको रिट्रीव करना, उसको समझना ईजी हो और जल्दी जल्दी किया जा सके। ठीक है, आपको ये रिकॉर्ड्स कितने पीरियड तक रखने हैं, 5 साल तक अपने पास रखने हैं। 5 साल तक क्या क्या, कस्टमर और एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए जो रिकॉर्ड्स लिए गए, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के जो रिकॉर्ड्स थे, अगर पीएमएल एक्ट के अंदर किसी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग की गई, उसके रिकॉर्ड आपने क्या करना है, 5 साल तक अपने पास मेंटेन करके रखने हैं। उसके अलावा जो भी आप अपनी एफआईयू इंडिया को जो भी रिपोर्ट्स भेज रहे हो या रिपोर्ट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट कर रहे हो, उसके भी आपको क्या करना है, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि ये सब रिपोर्ट्स भेजने की जिम्मेवारी है, सब चीज़ों की जिम्मेवारी किसके, प्रिंसिपल ऑफिसर की। प्रिंसिपल ऑफिसर बेसिकली कौन होता है, एक सीनियर मैनेजमेंट का ऑफिशियल होता है जिसको प्रिंसिपल ऑफिस कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफिसर कहा जाता है। उस ऑफिसर का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको मॉनिटर करना है और उनकी प्रॉपर क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। बेसिकली उसको क्या करना है, जो भी केवाईसी, एएमएल या सीएफटी, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की जो भी प्रोविजंस है, जो भी गाइडलाइंस है, उसको ओवरसी करना है और इंश्योर कराना है कि उनका प्रॉपर क्या हो, कंप्लायंस हो, टाइम टू टाइम पे उनका कंप्लायंस होता रहे। उसके बाद उसके अलावा जो भी सीटीआर, एसटीआर या जो भी रिपोर्ट जानी है, उनकी रिपोर्टिंग करने की जिम्मेवारी भी किसकी है, प्रिंसिपल ऑफिसर की ही है। प्रिंसिपल ऑफिसर बेसिकली एक मैनेजमेंट का बंदा हुआ जिसने इंश्योर कराना है कि जो भी ट्रांजेक्शन उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग करके जो भी रिपोर्ट्स हो उसको इंश्योर करना है कि प्रॉपर रिपोर्ट है वो क्या की गई हो, सेंड की जाए। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ अलर्ट्स फॉर एएमएल। यूज फॉर अलर्ट्स ऑफ एएमएल में बेसिकली क्या है, एक हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि अगर इनमें से कोई ट्रांजेक्शन होती है तो देयर आर चांसेस कि ट्रांजेक्शन सस्पिशियस हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, तो उसके अंदर उसके ऊपर हमने क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, इसके अंदर हम एक एक करके लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कस्टमर अकाउंट खुलवाने आया, बट जैसे ही हमने उसको केवाईसी रिक्वायरमेंट के बताया, उसने अपने क्या करा, अकाउंट ही नहीं खुलवाया। बेसिकली हो सकता है ये अपनी इन्फॉर्मेशन ही ना देना चाहता, इसलिए अकाउंट ना खुलवा रहा हो। सेकंड, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए वो उसने गलत डॉक्यूमेंट दिए, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिए। थर्ड, उसने डॉक्यूमेंट्स तो दिए बट उनको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई ही नहीं कर सकते। लाइक फॉरेन डॉक्यूमेंट्स के केस में उनको वेरीफाई करना ही पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा कस्टमर ने जो एड्रेस दिया वो एड्रेस क्या था, नॉन एग्जिस्टेंट था। कस्टमर ने जो एड्रेस दिया वो कस्टमर वहां पे रह ही नहीं रहा। ठीक है, कस्टमर क्या कर रहा है, जो एंटिटीज यूज कर रहा है उसका कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर है। जैसे हमने कल शेल कंपनीज की बात करी थी, कंपनीज के ऊपर कंपनीज बनाई गई ताकि एक्चुअल जो बेनिफिशियल ओनर है उसका पता ना लगाया जा सके। वो भी केस किस में आता है, सस्पिशियस एक्टिविटीज के केस के अंदर आ जाता है। उसके अलावा जो भी पर्सन है उसके ऊपर किसी भी लॉ एनफोर्समेंट की इंक्वायरी चल रही है विद रिगार्ड्स टू क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड विद रिगार्ड्स टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज, मतलब उसके ऊपर कोई भी अगर क्रिमिनल केस चल रहा है बाय एनी लॉ एनफोर्समेंट, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर ट्रांजेक्शन करना चाहता था बट उसने ट्रांजेक्शन ही नहीं करी जब उसको सारी चीज़ों के बारे में बताया गया या उससे सोर्स ऑफ फंड के बारे में पूछा गया। कस्टमर क्या है, हरीड है या नर्वस है, मतलब वो नर्वसली एक्ट कर रहा है। कस्टमर जेन्युइन है, जब उनसे पूछा गया कि या क्या आपकी ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या नहीं है, तो वो हर एक चीज़ बताने में क्या था, ओवर कॉशियस था, हर एक चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रख रहा था। तो वो हो सकता है बेसिकली कुछ छुपा रहा हो। ओके, ठीक है, जब हमने कस्टमर से क्या किया, कस्टमर ने एक इन्फॉर्मेशन दी बट जब हमने उस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल और मांगी तो कस्टमर ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन ही चेंज कर दी। उस केस में भी क्या हो सकता है कि जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत हो सकता है वो एक्टिविटी क्या हो, फ्रॉडलेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या तो वो मिनिमल है, मतलब बिल्कुल कम है, या पॉसिबली फॉल्स है, गलत हो सकती है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि एक चीज उसकी कुछ और कह रही है, सेकंड प्रूफ कुछ और कह रहा है। उस केस में भी क्या ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, फ्रॉडलेंट हो सकती है। ठीक है, जो भी मनी इन्वॉल्व है उसके बारे में उसको वेग नॉलेज है, मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये केस किसका आ सकता है, मनी मूव्स के केस में हो सकता है कि उस बंदे को एक्चुअली पता ही नहीं है कि ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है। ओके, ठीक है, कस्टमर ट्रांजेक्शन तो कर रहा है बट उसको खुद ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, वो किसी से पूछ के कर रहा है कि इसके बाद क्या करूं, मतलब इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कि कहाँ भेजना है, क्या करना है। तो वो हो सकता है उसको किसी ने इंस्ट्रक्ट किया हो या उसको किसी ने बोला, उसको मनी म्यूल बनाया हो कि जहाँ हमारे भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके वहाँ पे आपने ध्यान देना है। कस्टमर इज कंपेंड बाय द अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, कि जब कस्टमर बैंक में आया उसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड पर्सन है। वो भी केस के अंदर क्या है कि उसको कोई धमका रहा हो कि आपको ये ट्रांजेक्शन करनी ही पड़ेगी।
ठीक है। उसके अलावा कस्टमर ट्रेवल्स अनएक्सप्लेन्ड डिस्टेंसेस, इसके अंदर कि कस्टमर अपने घर जहां उसकी नियरेस्ट ब्रांच है वहां ना जाके बहुत दूर जाके ट्रांजेक्शन कर रहा है ताकि अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। ओके, ठीक है। उसके बाद जब हम कस्टमर को डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं तो अलग टाइम पे अलग चीजें बता रहा है। लाइक हर उसके प्रूफ में उसका, जैसे सपोज हमने उससे अप्रैल के अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसके अंदर उसका एड्रेस डिफरेंट था। उसके अंदर जब हमने दिसंबर के अंदर उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसके अंदर एड्रेस उसका डिफरेंट था। तो देयर आर चांसेस कि क्या है कि दोनों ही जेन्युइन हो, वो एक्टिविटी क्या हो, फ्रॉडलेंट हो। ठीक है। तो बेसिकली उसके अलावा कस्टमर क्या कर रहा है, स्टाफ को कन्विंस कर रहा है, स्टाफ को इंक्वायरी कर रहा है ताकि क्या हो, रिपोर्टिंग को अवॉइड किया जा सके। उस केस में भी क्या है, एक्टिविटीज क्या हो सकती है, फ्रॉडलेंट हो सकती है। कस्टमर अपने फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स को क्या ना कर पाए, प्रॉपरली एक्सप्लेन ना कर पाए। जो भी उसकी ट्रांजेक्शन है वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो। एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन सिंपली तरीके से भी की जा सकती हो, बट उसको क्या दिखाया, क्या बनाया हो, कॉम्प्लेक्स बनाया गया हो ताकि उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो अगर सपोज एक कस्टमर है, वो एक तो ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत बार ट्रांजेक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में कर रहा है। उसके अलावा कस्टमर की कोई ऐसी एक्टिविटी जो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मेल नहीं खाती है, कि उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग तो उसकी ट्रांजेक्शन कम होनी चाहिए, वो अनलार्ज ट्रांजेक्शन कर रहा है। लाइक 10 लाख और 5 करोड़ वाली एग्जांपल ली थी कि नॉर्मल उसकी रेंज थी 10 से 30 लाख रुपए और एकदम से ट्रांजेक्शन 5 करोड़ वाली कर रहा हूँ। उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई रेमिटेंस फॉरेन से मिलती है तो क्या है, वो ट्रांजेक्शन एक एक्ट है, FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर वो ट्रांजेक्शन अप्रूव होनी चाहिए। अगर वो ट्रांजेक्शन अप्रूव नहीं होती है तो वो भी बेसिकली है कि हो सकता है कोई बंदा अपना बेसिकली ब्लैक मनी यहाँ ट्रांसफर कर रहा हो, तो वो भी आपको क्या करना है, उस पर ध्यान चेक देना है। वो बेसिकली क्या एक्ट कर सकता है, अलर्ट की तरह आपके लिए एक्ट कर सकता है। ठीक है। कई बार क्या हो सकता है कि कोई पब्लिक से आपके पास कंप्लेंट लेके आ जाए कि ये बंदा क्या कर रहा है, बेसिकली फ्रॉड कर रहा है। ठीक है। एजेंट्स आपको बता सकते हैं कि ये एक्ट है वो क्या है, जो ये अकाउंट है वो क्या है, सस्पिशियस है। एजेंट्स के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन या सब्सिडरीज भी आपको बता सकते हैं कि ये जो अकाउंट है इसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है, जो पैसा आ रहा है वो क्या है, सस्पिशियस है। सो दीज आर सम अलर्ट जिसके बेसिस पे बैंक क्या कर सकता है, सस्पिशियस एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। उसके अलावा सिक्योरिटी बेस्ड अलर्ट सिस्टम, सैलरी बेस्ड अलर्ट सिस्टम। सैलरी बेस्ड मतलब कि सपोज एक पर्सन है, उसके अकाउंट में सैलरी आ रही है, सपोज 5 लाख आ रही है। ठीक है। तो हम उसके ऊपर मल्टीपल्स लगा सकते हैं कि सपोज इसके अंदर अगर ट्रांजेक्शन आती है 5 टाइम्स की, मतलब अगर 25 लाख की इसके ऊपर ट्रांजेक्शन आती है तो ये क्या बन जाएगी, सस्पिशियस एक्टिविटी बन जाएगी, एक ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट के लिए मल्टीपल्स यूज कर सकते हैं ऑन सैलरी। नेक्स्ट इज फ्रॉड डिडक्शन मेथड। फ्रॉड डिडक्शन मेथड के अंदर सबसे पहले KPMG जो कि एक बिग 4 कंपनी है, बिग 4 ने एक सर्वे करा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी फ्रॉड निकाले जाते हैं मेनली वो किससे निकलते हैं, 50% तो वो ऑडिट से निकलते हैं, 38% एनोनिमस कॉल से निकलते हैं, एंड IT यूसेज से हम क्या करते हैं 21% जो फ्रॉड्स निकालते हैं। ऑडिट्स के अंदर फ्रॉड निकालने के लिए आपके पास जो एक्सपर्टीज है वो आपके पास फोरेंसिक ऑडिट की एक्सपर्टीज, टेक्निकल ऑडिट की और ट्रांजैक्शनल ऑडिट की आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, फ्रॉड निकाल सकते हो। IT भी जो है वो फ्रॉड निकालने में काफी हेल्प करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बेसिकली हम डाटा एनालिसिस टूल यूज कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो हम IT सोल्यूशन है उनको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने बैंक के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं, ताकि जो है फ्रॉड है उसको इजिली पता लगाया जा सके। नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, कई बार जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी वैल्यू बहुत कम है, वो ओवरलुक हो जाती है, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। उससे कई बार क्या हो सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज एक पर्सन है वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन कर रहा हो ना, वो ट्रिगर पॉइंट के अंदर आएंगी, बट क्या हो सकता है, वो फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इकट्ठी मिला के काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन बन सकती है। ठीक है। उसके अलावा बैंक क्या कर सकते हैं, अपने ट्रिगर पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जैसे ट्रिगर पॉइंट हिट हो, सिस्टम को पता लग जाए और उसके बेसिस पे क्या किया जा सके, जो भी हमने रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स लगाने हैं उसको लगाया जा सके। ट्रिगर पॉइंट्स और अलर्ट्स को सेट किया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन आप 50 लाख को हेड ऑफिस डील करेगा, 1 लाख को कौन डील करेगा, रीजनल ऑफिस डील करेगा, एक्सेट्रा। सो दिस वाज अबाउट कि कौन कौन सी अलर्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं, कौन कौन से अलर्ट देख सकते हैं हम कि जिससे पता लगे कि सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं। उसके बाद जो हमारा KYC है या AML प्रोसीजर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये फ्रॉड प्रिवेंशन में हेल्प करता है, फ्रॉड पता लगाने में हेल्प करेगा, पता लग जाएगा तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल फ्रेलिटीज एंड इनएडिक्वेट सुपरविजन किसकी तरफ लेके जाते हैं हमें, फ्रॉड की तरफ। कि सपोज टेक्नोलॉजिकल के अंदर कुछ इरेगुलरिटी हो, टेक्नोलॉजिकल फंक्शन अपना अच्छे तरीके से वर्क ना कर पाए, या जो सुपरविजन फंक्शन है वो अच्छे तरीके से वर्क ना कर पाए, तो क्या हो सकता है, उससे बेसिकली फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी सही तरह से वर्क नहीं कर रही, ट्रिगर पॉइंट हिट नहीं होंगे, अलर्ट सिस्टम हिट नहीं होगा, सुपरविजन अच्छे से नहीं होगी, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होगी, तो अल्टीमेट एंड रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, फ्रॉड होने वाला है। इसलिए हमारे पास जो KYC और AML है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। इस चीज को इंश्योर कराने के लिए बैंक्स को कंटिन्यूसली अर्ज क्या किया जाता है कि वो अपने कंट्रोल सिस्टम डेली बेसिस के ऊपर क्या करते रहो, अपडेट करते रहो, ताकि ऐसी सिचुएशंस आई ही ना, फेलियर होने के चांसेस ही बहुत कम हो। सो यहाँ पे हमारा जो ये यूनिट है वो खत्म होता है। इसको जल्दी से समअप कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ा। इसके अंदर हमने केवाईसी नो योर कस्टमर, एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिस्ट, ये इनकी गाइडलाइंस हमने पढ़ी। किस तरीके से बैंक यूज करता है टू प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स कि वो बैंकिंग सिस्टम को क्या ना कर पाए, एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ठीक है। केवाईसी के अंदर क्या आता है, अपने कस्टमर को समझना, ताकि उनकी फाइनेंशियल डीलिंग को समझा जा सके और अपने रिस्क को प्रूडेंशियली क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। ठीक है। और उसके साथ हमने ये भी इंश्योर करना है जो केवाईसी नॉर्म्स है वो अनड्यू हार्डशिप ना दे कस्टमर को, क्योंकि वो कस्टमर की हेल्प करने के लिए बने, उसके अगेंस्ट ना हो। और उसके लिए आपको अपनी क्या करनी है, केवाईसी पॉलिसी बनानी है। उसके अंदर आपको 4 चीजें इंक्लूड करनी है: कस्टमर अकाउंट, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर ट्रांजेक्शन प्रोसीजर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन चारों चीजों को हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? ईडीडी बस बेसिकली की रिग्रेस आपको क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ताकि आप उसके आइडेंटिटी के बारे में रीजनेबल एश्योरेंस पा सको और जो भी फ्रॉड्स हैं उनको कम से कम कर सको। उसके बाद आपको क्या करनी है, जो कस्टमर ट्रांजेक्शन है उनकी ऑनगोइंग बेसिस पे क्या करनी है, मॉनिटरिंग करते रहने। मॉनिटरिंग करके आपको क्या पता लग सकता है कौन सी ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, उसके लिए आपको कुछ अलर्ट्स दिए गए हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे अपने सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बनानी है और वो एफआईयू इंडिया को फाइल कर देनी है। ठीक है। उसके बाद जो बेसिकली जो ये रिपोर्ट्स होती हैं, ये एफआईयू इंडिया को किस तरीके से हेल्प करती हैं, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो बेसिकली क्या करता है उसको पता लग गया कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उनके पास क्या आ जाते हैं, क्रिटिकल इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल जाते हैं कि ये अकाउंट्स हैं, ये पर्सन के अकाउंट्स हैं, इन ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। इनके ऊपर ज्यादा चेकिंग करके वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका लेवल बढ़ा सकते हैं और उन लोगों को इजीली पकड़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो ये रिपोर्ट्स हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द यूनिट। ये यूनिट यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।